Hello guys, this is Utkarsh Srivastava and I welcome you on your own class. In this video, we are going to see the crop pattern or the crop cycle of our country, and we have already studied about Rabi crops, and after Rabi crops we have to discuss Kharif crops. This is a very small video for this whole topic, and you will get to know in which season Kharif crops are grown and when they are harvested, which basic crops are categorized in the kharif crops. Let's see. In our first slide we are going to see sowing and harvesting time of खरीफ क्रॉप्स. मीन्स खरीफ क्रॉप जो हैं उनको कब कब बोया जाता है और कब काटा जाता है. जैसे कि हमने जब रबी क्रॉप्स को पढ़ा था तो आपको एक बार मैं रिवाइज़ कराए दे रहा हूँ कि रबी क्रॉप्स को लगाया जाता था विंटर के सीज़न में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और उनको हार्वेस्ट किया जाता था इन समर. कब हार्वेस्ट किया जाता था? समर में भी कब? फ्रॉम अप्रैल टू जून. इसे रिवाइज कर लीजिए कि जो रबी क्रॉप थी उनको सर्दियों में लगाया जाता था, सो किया जाता था अक्टूबर टू दिसंबर, और अप्रैल टू जून में उन्हें काट लिया जाता था. अब जो हम खरीफ को देखते हैं तो ये रबी के बाद आने वाली क्रॉप्स, यानी वो अप्रैल टू जून में काटी गई. तो जैसे ही अप्रैल टू जून में, यानी जून उसकी लास्ट लिमिट थी ना, जून में काटी गई, जून में मानसून आ जाता है हमारे यहाँ. 21 जून जो है वो एक डेट बताई गई है जो हमारे देश का मौसम विभाग है उसके द्वारा कि ऑलमोस्ट 20 जून या इसके आसपास मानसून हमारे देश में एंटर कर जाता है. तो इसी के आसपास खरीफ की जो फसल है उसको ग्रो किया जाता है या सो किया जाता है. मीन्स उसकी बुआई जो होती है खरीफ की फसल की, उसके बीजों की, वो सारी ऑनसेट ऑफ मानसून मीन्स मानसून के आने पर की जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. माने देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून के आने के समय पर खरीफ क्रॉप को बोया जाता है. या अगर हम महीने में देखें तो महीनों में जून टू अगस्त मीन्स जून से लेके जून जुलाई अगस्त में खरीफ को लगाया जाता है. इसके बाद हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर. जब आपने रबी क्रॉप पढ़ी थी तो आपने देखा था रबी में काटते थे हम रबी को अप्रैल टू जून में उसे काटते थे, जबकि हम इसको इसको हार्वेस्ट करते हैं, खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में. मीन्स जून से अगस्त तक लगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लेते हैं. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कौन सी मेन क्रॉप्स हैं जो आती हैं किसमें? खरीफ क्रॉप्स में. तो खरीफ क्रॉप्स में जो सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स मीन्स अनाज. कौन कौन से ऐसे अनाज हैं जो खरीफ में बोए जाते हैं? तो वो है पैडी मीन्स होता है धान, मेज़ यानी मक्का, ज्वार और बाजरा. इन सारी चीज़ों को इन सारे सीरियल्स को खरीफ की फसल में रखा जाता है. मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ. पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, यहीं पे याद कर लिया करिए. इसे आपको बस शॉर्ट में नोट्स बना के यहीं पे याद कर लिया करिए. पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा. पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा. पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा. पैडी मीन्स धान, मेज़ मीन्स मक्का, ज्वार और बाजरा. ये सारी जो फसलें हैं ये सब किस खरीफ की फसलें हैं. इसके बाद हम देखते हैं कुछ पल्सेस. जो पल्सेस यानी कि दालें भी रखी जाती हैं खरीफ में. वो हैं तूर या अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल. तूर, मूंग, उड़द. कौन कौन सी? तूर, मूंग, उड़द. पूरी सारी देख लेते हैं एक बार हम. तो PM यानी पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, और दालों में तूर, मूंग, उड़द, इतनी आ गई. और इसके बाद कुछ फाइबर्स हैं जो कि खरीफ के सीज़न में ग्रो करते हैं. वो है कॉटन और जूट. वो हैं कॉटन एंड जूट. फाइबर्स कौन से? फाइबर माने वो रेशे जिनकी मदद से धागे बनाए जाते हैं, और उन धागों की मदद से बहुत सारी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जैसे कपड़े या थैले, ये सब चीज़ें आदि बनाई जाती हैं. इस तरीके से हमने फाइबर्स देखा, कॉटन और जूट. और फिर ऑयल सीड्स यानी कि तेल वाले जो बीज होते हैं. इसका मतलब ये हुआ ग्राउंड नट आपका दिया गया है. ग्राउंड नट का मतलब हो गया मूंगफली, और दूसरा दिया गया है सोयाबीन यानी ग्राउंड नट और सोयाबीन भी खरीफ की फसलों में आते हैं. इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि इससे बेस्ड एक MCQ या 2 MCQ ज़रूर आएंगे, और 2 या 3 नंबर तक इस पूरे टॉपिक से
रबी, खरीफ और ज़ैद से पूछा जाएगा। कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी ज़ैद की है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से देख लीजिए इसे। पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द और कॉटन जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ये सारी जो फसलें हैं ये सब किस में आती हैं? खरीफ की क्रॉप्स में आती हैं। आप इन सभी के नोट्स शॉर्ट्स में अपने कॉपी में बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस इसको सीधे नोट कर लीजिए और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि राइस ग्रोइंग रीजन्स, यानी अब कुछ क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ पर चावल या धान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। राइस ग्रोइंग रीजन्स, जो हमारे देश में राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं, देखिए समझिए मेरी बात को। राइस वहाँ पर होता है, राइस वहाँ पर होता है जहाँ पर पानी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, वाटर एडिक्वेट होता है, माने प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर जल पाया जाता है, वहीं पर राइस होता है। या यूँ कहें जहाँ पर अच्छी बारिश होती है वहाँ पर भी राइस अच्छा होता है। तो जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, हमारे देश के जो कोस्टल रीजन्स हैं, माने कोस्टल का मतलब हो गया जो समुद्री इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, समुद्री इलाकों का मतलब जो समुद्र के किनारे मौजूद क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है, जल की भी आपूर्ति अच्छी रहती है, इसलिए राइस की फसल बहुत अच्छे से होती है। इसमें आपको कुछ दे दिए गए हैं, असम, फिर वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। आइए देखते हैं इसे कुछ मैप के सहारे से देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। ये जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस के बारे में बताया गया। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए इसे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जितना एरिया है, इधर तरफ ये पूरा वेस्ट बंगाल से लेके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, फिर इधर देखेंगे अगर आप तो आ जाएगा इधर तमिलनाडु का कोस्ट का मतलब समुद्र के पास वाला इलाका। इधर आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश का आ जाएगा एरिया। ऊपर थोड़ा चले जाएंगे तो ओडिशा का एरिया आ जाएगा। इसके बाद इधर चले जाएंगे और ये वेस्ट बंगाल का एरिया। इन सारे ही एरियाज़ में जो हमारा राइस है वो बहुत अच्छे से होता है। और अगर हम ये तो हमारे ईस्ट की बात हो गई, हम वेस्ट साइड में आएंगे तो हमारा जो ये वाला कोस्ट है ये कुछ केरला का हिस्सा है। इसके बाद हम इधर आ जाएंगे ऊपर तो ये महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया। इसी तरीके से ये कोस्टल एरियाज़ मीन्स जहाँ पर समुद्र के तट हैं नज़दीक, वहाँ सब कहीं पर राइस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और अच्छी फसल राइस की देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं राइस ग्रोइंग एरियाज़ जो हैं वो कोस्टल रीजन्स के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा था वेस्ट बंगाल देख लिया हमने। असम में भी अच्छी बारिश होती है और वो थोड़ा सा ठंडा प्रदेश भी है, मतलब कहने का है अच्छा रीज़न है, वहाँ पर बारिश और पानी मिल जाता है अच्छे से, इसलिए वहाँ पर भी राइस होता है। और अब तो मेरे प्यारे साथियों जहाँ पर पानी नहीं भी होता है वहाँ पर भी बाई द यूज़ ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन मीन्स सिंचाई के माध्यम से धान को उगाया जा सकता है और चावल को वहाँ पर उपजाया जा सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं ये कुछ रीजन्स बता दिए गए। कोस्टल रीजन ऑफ आप ऊपर से देखते आएंगे तो वेस्ट बंगाल के बाद कोस्टल रीजन ऑफ मतलब वेस्ट बंगाल में बता दिया। वेस्ट बंगाल के बाद ओडिशा आ गया। ओडिशा के बाद आपने देखा, ओडिशा के बाद कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कोस्ट ऑफ तेलंगाना, कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, कोस्टल रीजन ऑफ केरला, फिर महाराष्ट्र, और अब तो उत्तर प्रदेश बिहार में भी होता है बाय द यूज़ ऑफ इरीगेशन, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखिए कोंकण कोस्ट की बात कर रहा है, तो कोंकण कोस्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोंकण कोस्ट जो है मुंबई या ये कहें महाराष्ट्र टू गोवा के बीच मौजूद जो समुद्र का इलाका है या तटीय क्षेत्र है, जिसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं, इस कोस्टल एरिया को नाम दे दिया गया है कोंकण कोस्ट का। क्या नाम दे दिया गया है? कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट का नाम दे दिया गया है। कहाँ से? महाराष्ट्र टू गोवा के बीच का जो कोस्टल रीजन है, महाराष्ट्र टू गोवा के बीच का जो कोस्टल रीजन है उसको ये नाम दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक का ये छोटा सा जो रीजन है ये कोंकण कोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण कोस्ट कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं
एक सेकेंड जी। फिर हम आते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में जब हम आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि न्यू वैरायटी ऑफ राइस, बिल्कुल सही। 3 स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में जो है क्रॉप की या पैडी की 3 न्यू वैरायटी उपजाई जाती हैं, वहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है। वो हैं औस, अमन और बोरो। ये 3 नाम दिए गए हैं। हो सकता है एमसीक्यू में इनको पूछ दे कि औस, अमन और बोरो ये किसकी वैरायटी हैं, तो आप वहाँ पर बता सकेंगे कि ये वैरायटीज़ जो हैं ये पैडी की वैरायटी हैं। और ये मेनली कहाँ पर होती हैं? असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में। कहाँ पर? असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में 3 क्रॉप्स जो हैं पैडी की उगाई जाती हैं, औस, अमन और बोरो। औस, अमन और बोरो। इसके बाद हम इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। डू यू लिव इन हरदोई? और अगर आप हरदोई में रह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए इस नंबर पर। हमारे वीडियो को अगर ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करिए, अपने और साथियों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाले जो न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। बहुत ही छोटे टाइम में और बहुत ही कम एमबीज़ में आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने का अच्छा मौका मिल रहा है। इसलिए आज ही हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके जो नोट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको जल्द ही आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।